तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना रूल थे आईयूपीएक वाले कवर कर लिए थे, तो आज हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उस पे, आईयूपीएक नेमिंग पे, और उसके बाद मूव करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स जो है इसका नाम क्या है? पर्शियन ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पर्शियन ब्लू। और इसका कॉमन नेम क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड। याद रखना। सही हो गया था। ये हो गया था। यस सर। अच्छा, ये हो गया था। यस सर। अच्छा, ये भी हो गया था। ये, थर्ड वाला ना है अच्छा, तो टर्न्स यस ब्लू भी सर, ये हो भी गया था। होगा। ठीक है, ठीक है। ये तो इजी था सब। हाँ, ये करना था ना। ये भी हो गया था, ब्राउन रिंग भी हो गया था। नो सर। ठीक। ठीक है। नो सर। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ब्राउन रिंग वाले, है ना। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कब यूज होता है? फॉर टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन का टेस्ट जब करते हैं अपन, उस समय इसका यूज होता है ना। तो आप लोग इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना। क्यों? नाम तो याद ही रखना, बस इसका फॉर्मूला भी। क्यों? यहाँ पे जो एनो होता है ना, हमेशा एनो प्लस में होता है यहाँ पे। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, है ना। इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे जो एनो एनो जो होगा हमारा प्लस में होता है ना। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, हमारी जो आयरन है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आप बताओ। यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बोलो। +1। यस, +1 होगा। कैसे? सपोज करो आयरन को मैंने एक्स मान लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ठीक है। एंड वाटर क्या है? न्यूट्रल है अपना, तो 0 × 5 हो गया, है ना। प्लस एनो क्या है? एनो का चार्ज कितना है हमारा? 1। और हमारा सल्फेट है। ठीक है। सल्फेट पे -2 होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्पीड पे कितना होगा? +2। तो इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x+1 इज इक्वल टू 2। तो हमारी x कितनी आ रही है? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आयरन किसमें प्रेजेंट है? +1 में। ठीक है। आयरन का क्या हो गया? +1। अब अपन नेमिंग करते हैं। नेमिंग करो इसका। कैसे करोगे? अपन इसका नेमिंग कैसे करेंगे बताओ। पेंटा एक्वा। ये पेंटा एक्वा। हम्म पेंटा एक्वा। यस, उसके बाद नाइट्रोफेरेट। जब लिगेंड जो है एनो प्लस, याद है इसका नाम मैंने क्या बताया था? सर आयरन होगा, फेरेट नहीं होगा। नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। नाइट्रोसोनियम। यस, नाइट्रोसोनियम। ये लिगेंड का नाम भी तो करोगे, उसके बाद मेटल का नाम करेंगे ना अपन। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नेमिंग कर रहे हो, पहले आपको लिगेंड का नाम करना होगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक्वा है, ए है, फर्स्ट में आएगा। यहाँ पे है हमारा नाइट्रोसोनियम, इस नाइट्रो का एन आ रहा है, तो नाइट्रोसोनियम आएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। अब आएगा हमारा मेटल का नाम। मेटल क्या है हमारा? Fe, आयरन। है ना। तो यहाँ पे हम फेरेट यूज करेंगे या आयरन यूज करेंगे? सर सर आयरन। आयरन यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो ये जो है कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है। यस, वाओ, ग्रेट। क्या होगा हम लोग? आयरन। यहाँ पे आयरन यूज करेंगे, और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारी? 1। और लास्ट में क्या है हमारा? सल्फेट। ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है? एनीवन? नाइट्रोसिलियम भी लिखेंगे, ये सगुन। नाइट्रोसिलियम भी यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है। ओके सगुन। ठीक है। ओके गाइज, अब चलते हैं अपन। ये हमारा लास्ट है, और इसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे भी हमारा एनो क्या होता है? एनो प्लस में होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स जो है आप लोग ध्यान रखना, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स जो है जहाँ पे एनो हमारी प्लस में आ रही है, उन दोनों का याद रखना, दोनों कॉम्प्लेक्स आप लोग। ठीक है। इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रोपोरसाइट, है ना। और यहाँ पे हमारा एफी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एफी का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +2।
+2 होगा, बताओ। प्लस Na टू क्या है, Na सर, +1 में यहाँ +2 पे। होगा। सर 2 होगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा अपना -2 आ जाएगा, है ना। तो आयरन को मान लो x, तो x प्लस -1 इंटू 5 +1 इक्वल टू -2। तो x -5 +1 इक्वल टू 2। तो हमारा -4 इक्वल टू 2। तो x आ जाएगा माइनस, ये माइनस है ना। तो x इक्वल टू 4 - 2, x इक्वल टू 2। यस, आयरन किस में प्रेजेंट है, 2 में। तो ये आयरन Fe2+ में है ना। अब आप लोग नाम करो, नेमिंग करो इसका। नेमिंग कैसे करोगे इसका। सर सोडियम पेंटासाइनेट नाइट्रोसोनियम फेरेट। वाह ग्रेट। सोडियम, सोडियम पेंटा, पेंटा साइनाइडो सी, भूल ना जाना, ठीक है। साइनाइडो सी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डोनर है, Cn है तो कार्बन डोनर। Nc होगा तो Nc होता तो N लिखना है यहाँ पे, है ना। पेंटा साइनाइडो सी फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, है ना। समझ गए आप लोग, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे। सर नाइट्रोसोनियम बच गया है। हाँ यस यस, हाँ नाइट्रोसोनियम, यस। यहाँ पे इससे पहले हम लोग नाइट्रोसोनियम करेंगे, है ना। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, देन आप लोग को मेटल का नाम फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। तो ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, सोडियम पेंटासाइनाइडो सी नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। क्लियर है सबको। सर सर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों लिखा है। +1 इसलिए लिखे हैं अपन क्योंकि हमको पता है कि सोडियम में चार्ज कितना है, +1 होता है ना। और सोडियम कितना है, 2 है, तो +2 है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, -2, है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा हमारा, -2 आएगा। ठीक है। वो अलग चीज है। हाँ वो, यस वो सही है आपका, है ना। टोटल +2 होगा, बट हम एक सोडियम का बात कर रहे हैं वहां पे, है ना। ठीक है। ओके। ठीक है, वो आप सही हो, है ना। तभी तो हम लोग -2 रखा है ना अपन। अपन यहाँ पे -2 कैसे रखे हैं, यहीं से तो +2 आ रहा था इसलिए -2 रखे हैं, है ना। ओके, आगे चले अपन, है ना। अब चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े पढ़े हो ना अच्छे से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है कि सपोज करो आपके पास एक मेटल है ना। और मेटल के पास सपोज कर लो 6 लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं, 6 लिगेंड, 6 लिगेंड। तो मेटल को कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए रिक्वायरमेंट होगी सो दैट जो लिगेंड आ रहे हैं तभी तो लोन पेयर डोनेट करेंगे ना उसमें। जब हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसी में डोनेट करेंगे ना वो। समझ रहे हो आप। अगर मान लो 6 लिगेंड मेटल के पास आ रहे हैं, है ना। तो लिगेंड करेंगे क्या, अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो मेटल को अपनी वैकेंट ऑर्बिटल जो है बनाना पड़ेगा। तो ये करता क्या है, मेटल जो है हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करता है। इसीलिए क्रिएट करता है सो दैट जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल के पास वो अच्छे से आके लोन पे डोनेट कर दे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। फिर आप लोग सोच रहे हो कि कितना वैकेंट ऑर्बिटल का जनरेशन होगा यहाँ पे। वैकेंट ऑर्बिटल का जनरेशन इस पे डिपेंड करेगा कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। मान लो कि 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, है ना। मान लो ये मेटल है, 4 लिगेंड आ रहे हैं ऐसे। तो इस मेटल को 4 वैकेंट ऑर्बिटल को जनरेट करेगा, ये क्या करेगा, ये 4 हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल को। सो दैट ये चारों लिगेंड आके अपना लोन पेयर डोनेट कर दे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। क्या है, सेंट्रल मेटल जो होंगे हमारे, सेंट्रल मेटल प्रोवाइड हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल फॉर एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम वेरियस लिगेंड। जितने लिगेंड आएंगे उतना ही वैकेंट ऑर्बिटल को ये जनरेट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बन रही है,
यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है किसके किसके बीच में, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और जो ये चार लिगेंड आ रहे थे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है कैसे, बिटवीन vacant orbital of central atom, vacant orbital of central atom and ligand through overlapping of filled orbital of ligand, ligand का filled orbital और मेटल का vacant orbital में ओवरलैपिंग होता है और हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा सेंट्रल एटम का, ये डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, और आप बोल सकते हो कितना सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम बना रहा है, उतना ही हमें वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यही पोस्टुलेट था किसका, यही पोस्टुलेट है। सर कोई लिमिट है, नो लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल बना सकते हो आप, है ना। ठीक है, यस, है ना। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कितना आप बना सकते हो और कितने में आप स्टेबल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सब सब बनाते चले गए, कहीं कहीं पे डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ आप देखोगे ये ऐसा कंपाउंड जहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वहां पे ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट नहीं कर पाएगा ना वो। अगर किसी एलिमेंट या कोई ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है तो ज्यादा वो वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल तभी कर पाएगा वो जितना उसमें पॉसिबल है, जितने उसके पास ऑलरेडी वैकेंट रूम है। अगर सपोज करो आपके पास अभी 5 वैकेंट रूम है आपके घर में, 4 रूम खाली है, तो 4 ही लोग को आप मीन्स बुला सकते हो ना, इनवाइट कर सकते हो घर में। ऐसा तो है नहीं आप 10 लोगों को बुला दिए। ठीक है, यस, 10 लोग आ जाएंगे तो कहाँ सोएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, ठीक है। देखो बी में क्या था कि जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है ना यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है किसके किसके बीच में, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लीगेंड का फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है रंजना, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, एसपी होगा, और ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, लीनियर, और ये हमारा मेटल हो गया, और इसके एल एल क्या है हमारा, लीगेंट, तो लीनियर शेप हो गया ये, है ना। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp2, sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यस, ये लिगेंट लग गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 और 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 एंड 6। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन का, फर्स्ट sp3 हो जाए या आपके पास dsp2 हो जाए, है ना। तो sp3 में आपका 3p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, कौन कौन से, px py एंड pz, ये याद रखना आप लोग, है ना। ठीक है, अगर sp3 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो ज्योमेट्री क्या होगी बताओ, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसका, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्यों, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल का कोई यूज नहीं हुआ है। sp3 को हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, हाई स्पिन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी अपन बोलते हैं इसके, और आप बोल सकते हैं स्पिन फ्री, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आते हैं आप लोग
अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाए, तो DsP2 हो रहा है तो यहाँ का D जो है ये है हमारा dx² - y²। और इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा D यूज होता है DsP2 में, तो याद रखना dx² - y²। और इसका ज्योमेट्री क्या होता है बताओ आप लोग सभी लोग। स्केयर प्लेनर। यस, स्क्वायर प्लेनर, है ना। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर है आउटर है? इनर। इनर इनर। क्यों? इनर है क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्योंकि इनर, इनर का डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। यस, inner D are used. That's why it is called inner orbital complex. Inner D is used, है ना। inner D यूज हो रहा है इसलिए हम लोग बोलते हैं inner orbital complex। ठीक है, inner orbital complex बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्या बोलेंगे हम लोग, लो स्पिन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन? सर इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है लो और हाई स्पिन बोलने के पीछे? हाँ, लो और हाई स्पिन के पीछे ये कॉन्सेप्ट है। हाई स्पिन इसलिए बोल रहे हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लोअर एनर्जी में है ना, और लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में जा रहा है तो कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जाएगा। समझ रहे हो? लो एनर्जी से जब हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है, जंपिंग होता है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एनर्जी हाई एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब हाई एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर जैसे हाई स्पिन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ऑर्बिटल में रह भी तो नहीं पाते ना, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ। हम्म, इसे जंप होता रहता है ना, एक्सचेंज एनर्जी जंप होता रहता है ना। ठीक है, आगे चले अपन, किसी को दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना अगर DsP2 है तो ज्योमेट्री ये होगा, डी ये यूज होगा, इनर हो बोलते हैं लो स्पिन। आपसे ये पूछा जाएगा, है ना। sp3 है टेट्राहेड्रल आउटर हाई, बस। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है हमारी, sp3d या DsP3, है ना। तो sp3d का मतलब ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ये आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है हमारा ये, है ना। ये कैसा हो गया, आउटर ऑर्बिटल, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन। इसी को अपन क्या बोलेंगे, हाई स्पिन, है ना। और यहाँ पे डी कौन सा यूज हो रहा है, ध्यान रखना। डी हमारा यूज होता है इसमें dz²। ठीक है, यहाँ पे जो डी है ये कौन सा है, dz²। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर ज्योमेट्री हमारी DsP3 हो जाए, है ना, अगर हमारी ज्योमेट्री DsP3 हो जाए, हाँ हिमांशु बोलो, डाउट। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारी DsP3 हो जाए तो ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है हमारा, स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पे डी कौन सा यूज हो रहा है, डी याद रखना यहाँ पे यूज होता है dx² - y², है ना। ठीक है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल। और ये कैसा होगा, लो स्पिन, है ना। ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना, एनीवन? क्लियर है सबको, है ना। एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? हाँ, नहीं नहीं, ये चेक करना होगा ना, यस, कि इनर डी यूज हो रहा है कि नहीं। अगर इनर डी यूज हो रहा है तो इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बस ये ध्यान रखना। अगर DsP3 आ रहा है या DsP2 आ रहा है या D2sp3 आ रहा है तब इनर है, ये सभी क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना। ये सभी क्या है हमारे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यस, है ना। मोस्टली यस, यस दीपा,
ऐसा देखा गया है ना। ठीक है। देखो, हाई स्पिन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्पिन फ्री का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मोस्टली आप देखोगे जो आउटर ऑर्बिटल होगा वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है दीपा। तो जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो, तो हाई स्पिन होता है। ओके। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d2। सर आउटर डी ऑर्बिटल कैसे आएगा? आ गया यहाँ पे देखो, आया ना। देखो, आ गया ना sp3d2। ये आउटर ऑर्बिटल है ना। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा आउटर डी हो रहा है, कौन सा इनर डी हो रहा है। अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है यस, है ना। कौन सा आउटर हो रहा है, कौन सा इनर हो गया, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए बस ध्यान रखो, ठीक है। एग्जाम्पल 5-6 करेंगे इस पे हम लोग, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ओवर, कैसे पेयरिंग करा रहे हैं अपन, कैसे क्या हो रही है, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज आज की क्लास में बस थ्योरी चलेगा, कॉन्सेप्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे इस पे 5-6, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इनर डी यूज हो रहा है, कैसे आउटर डी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कभी कभी नहीं होगा, है ना। सभी चीजें डिपेंड करेंगी, बहुत सारा फैक्टर है यहाँ पे, है ना। बस अभी के लिए ध्यान रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? या तो sp3d2 हो या d2sp3 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट या सेकेंड, है ना। sp3d2 ये कैसा है हमारा? आउटर डी है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और यहाँ पे डी कौन कौन सा यूज हो रहा है? डी x² - y², और दूसरा क्या हो रहा है? dz²। ये दोनों याद रखना है ना। ओके। ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? सेकंड क्या है हमारा? सेकंड हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3, है ना। यहाँ पे डी शेप देखो कौन सी इनर यूज होगी? हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं इनर। शेप कौन सी होगी? हाँ बोलो। शेप होगा हमारा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, है ना। यहाँ पे शेप दोनों का ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पे लिख लो, दोनों हाइब्रिडाइजेशन में शेप सेम ही होता है, सेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ठीक है। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड में हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्या है हमारा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है हमारा? लो स्पिन, है ना। ज्योमेट्री विल बी सेम, दोनों का ज्योमेट्री सेम होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी डी जो यूज हो रहा है दोनों में सेम ही है, dz² और dx² - y², है ना। दोनों में सेम है। ऑक्टाहेड्रल में दोनों ही डी सेम होता है। या तो आपका sp3d2 हो जाए या d2sp3, दोनों ही केस में डी जो यूज होगा सेम होगा, dz² और dx² - y², है ना। ठीक है। आगे चले हम लोग, है ना। क्लियर है सबको? ओके गाइस, अपन आगे चले। यस सर। ठीक है। अब देखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे कॉम्प्लेक्स के अंदर? तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो मोस्टली होगा 99% हम लोग मेटल का ही फाइंड करते हैं, क्योंकि लिगेंड जो होंगे मोस्टली पेयर्ड होते हैं, एक्सेप्शन छोड़ के। तीन, तीन जो है हमारे लिए याद रखना है ना। ये तीन जो होंगे ये कैसे होते हैं? ये भी लिगेंड है ना। ये लिगेंड है, और इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में प्रेजेंट होगा वही कॉम्प्लेक्स का अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। बट कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड भी प्रेजेंट होता है, तो उसको ऐड करते हैं। ठीक है। रेयर है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है।
क्यों? क्योंकि लिगेंड जो होते हैं ना हमारे, हमेशा उन पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लिगेंड में आप देखोगे हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये 3 लिगेंड जो हैं आप ध्यान रखना, इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे O2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, NO में 1 और O2 माइनस में 1। तो ये हमारा क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किया है? MOT से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप सर इसका सेकंड पॉइंट के स्टार्टिंग में क्या लिखा है सर? यूजुअली लिगेंड्स आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूजुअली या बेसिकली लिगेंड्स आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये केस है, एक्सेप्शन केस है, रेयर केस बोल सकते हो। रेयर केस में ध्यान रखना, ये जो लिगेंड अगर प्रेजेंट होंगे, रेयर केस, रेयर केस है। वैसे लिगेंड पेयर्ड होते हैं। वैसे अगर आप चेक करोगे तो लिगेंड क्या होते हैं? हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। ठीक है अर्पणा, एग्जांपल है यहाँ पे देखो, O2 NO O2 माइनस, है ना। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जहां पे भी होंगे ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड करो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप इसका ऐड कर देना। ठीक है, ओके अर्पणा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये लिगेंड भी प्रेजेंट हो और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे, तब आप इसका भी ऐड करना होगा, है ना, O2 NO और O2 माइनस का। अगर पूछे तो, वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर पूछ दिया, आस्क कर दिया क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अगर मान लो कि कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे यहाँ पे देखो, if the complex contain unpaired electron then it is paramagnetic in nature। अगर कॉम्प्लेक्स के, अगर सेंट्रल एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पारामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा? पारामैग्नेटिक इन नेचर। अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लोग बोलते हैं पारामैग्नेटिक इन नेचर। इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा हमारा? डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेंट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। कैसा होगा हमारा? डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ध्यान रखना, पारा कब होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। डाया कब होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये सभी चीजें ध्यान रखना आप लोग, है ना। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? एनीवन? सर हाँ बोलो। एक बार वो एक्सेप्शंस दिखाना, वो लीगेंड्स वाली। हम्म सर ये जो इंडिकेट कर रखा है 211, ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सेप्शन नहीं है, रेयर केस है। ओके सर। वैसे वैसे लिगेंड जो होते हैं पेयर ही होते हैं। कुछ केसेज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, O2 NO और O2 माइनस। ठीक है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग कैसे फाइंड करोगे? ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं सो दैट हम लोग फाइंड करें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज यूज फॉर फाइंडिंग द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होता है कैसे? इलेक्ट्रॉन स्पिन से जनरेट होता है, और हम लोग यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन क्या है? एन है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और यहाँ पे बी क्या है बताओ? बहुत बोर। एम क्या है हमारा? मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन। मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग। किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? ठीक है, आगे चले अपन, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट जो थ्योरी है, ईएन, और उसको हम लोग बोलते हैं सिद्विक थ्योरी। इस थ्योरी में क्या था? इन्होंने एक रूल निकाला था, है ना। एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग फाइंड करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोई नियरेस्ट या नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा? ज्यादा स्टेबल होगा। मीन्स जिस सेंट्रल एटम का ईएन वैल्यू
ध्यान सुनो, जिस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम है उसकी ईएन वैल्यू जो है नियरेस्ट या नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो सिडविक का जो थ्योरी है ये वैलिड है केवल एंड केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही वैलिड है। कौन से कंपाउंड के लिए? ओनली वैलिड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो फॉर्मूला क्या था? ईएन क्या है हमारा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईएन क्या है हमारा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो ईएन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ईएन, है ना। तो ये रूल जो था, जैसे मैंने आपको बताया, क्या ये रूल जो है केवल एंड केवल किसके लिए वैलिड है? कार्बोनिल के लिए। दिस रूल इज नॉट वैलिड इन ऑल कॉम्प्लेक्स। सभी कॉम्प्लेक्स के लिए ये रूल वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जहां पे सीओ दिखे ऐसे। मस्ट बी वैलिड फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, केवल एंड केवल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल En of central atom equals to atomic number of the nearest या नेक्स्ट नोबल गैस आर फाउंड टू बी एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर आप En वैल्यू फाइंड कर रहे हो सेंट्रल एटम का, कॉम्प्लेक्स का, अगर En वैल्यू जो है नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए, मान लो 36 आ जाए एटॉमिक नंबर, तो 36 क्या है? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। तो वो पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये वैलिड है। ठीक है, ये ऐसा देखा गया है कि जिसका En वैल्यू एटॉमिक नंबर से बराबर हो जाए नोबल गैस के, वो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, क्लियर है सबको? सर फॉर्मूला दिखाना एक बार। डन सर। ठीक है ना। अब कुछ सर नो थोड़ा सही से दिखा। कौन सा ये है? हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो वैसे सीएफटी का है, बट जब हम लोग एग्जांपल करेंगे वीबीटी में तो वहीं पे हम बताएंगे कैसे पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग में कैसे इनर डी यूज कर रहे हैं, जब पेयरिंग नहीं होगा कैसे हम लोग आउटर डी का यूज करेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले आप लोग कुछ आइडिया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होती है ना। देखो, जब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान से सुनो सभी लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप कर जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर, पेयरिंग होगा, बट वीक के केस में पेयरिंग नहीं होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर। ठीक है, तो अब फिर आप लोग सोच रहे सर हो कौन सा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सर अगर कौन सा पेयरिंग वीक। नहीं होगी तो फिर तो आउटर ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा। हाँ सही बोले, ग्रेट, है ना। क्या हम लोग यूज करेंगे? आउटर का, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीक फील्ड लिगेंड जो बेसिकली होते हैं यहाँ हमारे, कौन से डोनर होते हैं? ऑक्सीजन डोनर या हाइड्रोजन डोनर जो भी होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। याद रखना, ट्रिक है ये। हाइड्रोजन डोनर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड। और ऑक्सीजन डोनर जैसे वाटर का ऑक्सीजन डोनर वीक होता है, OH माइनस, वीक लिंक, ये सभी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है ना। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं हमारे? फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन डोनर हो सर इसे जाए या नाइट्रोजन। सॉरी हम्म, थोड़ा। हाँ, कार्बन डोनर कौन से होंगे? जैसे Cn माइनस हो गया, CO हो गया, है ना। ये सभी क्या है? कार्बन डोनर। कार्बन डोनर मीन्स कार्बन जो है अपना डोनेट कर रहा है, तो कार्बन डोनर इज हाईली स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट। और नाइट्रोजन डोनर भी जैसे NH3, है ना। ये सभी क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हैं। ये ट्रिक है याद करने का, कार्बन नाइट्रोजन आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वीक फील्ड लिगेंट। जो डोनर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो क्या होंगे? वीक होंगे। कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। अब ये ऑर्डर है, ऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर है, किस पे ऑर्डर है? लिगेंड के ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग और वीक पे। तो ये यहाँ पे क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग है,
लिखो यहाँ पे, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग, और ये आयोडीन है, वीक है। हाइड्रोजन है, वीक है। सीओ है, कार्बन डोनर, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ठीक है। तो वाटर से, याद रखना, यहाँ से, यहाँ से जितना पीछे हैं सभी लिगेंड वीक हैं, सभी आते हैं वीक कैटेगरी में। वीक है ना, ये सभी क्या है, वीक है। वाटर के जितने पीछे हैं, सभी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग आगे देखेंगे सीएफटी के बाद। ठीक है। वाटर से लेके सभी पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। एक्सेप्शन दो तीन है, हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, वाटर के पीछे वाले सभी के सभी वीक हैं, है ना। और वाटर के बाद जैसे ये हो गए, ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ये सभी, है ना? वाटर के बाद वाले सभी क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। ये सभी क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है। वाटर से पीछे जितने भी सब वीक हैं, वाटर से, वाटर भी, वाटर के बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आने लगते हैं, है ना। क्लियर है सबको। सर सर याद करना हाँ बोलो। पड़ेंगे। ये हाँ। याद कैसे होंगे? नहीं नहीं नहीं, याद का ट्रिक बता रहा है ना मैं यहाँ पे, देखो। आपको बस ध्यान देना होगा, अगर कार्बन डोनर है, फास्फोरस डोनर है और नाइट्रोजन डोनर है, ये सभी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे सीओ है, कार्बन डोनर है। सीएन है, कार्बन डोनर है। CH3 है, कार्बन डोनर है। PPR3 फास्फोरस डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है। फिनाइल है, पी है, कार्बन है यहाँ पे। बाइपिरिडीन, नाइट्रोजन है। EN है, EN में कौन से डोनर थे, नाइट्रोजन थे। पिरिडीन है, नाइट्रोजन डोनर है। समझ गए, ऐसे ही याद कर लेना, याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। बट आप अगर ध्यान रखोगे ना, कभी कभी एक दो बार शायद पूछा गया है, शायद नीट में या मेंस में, ऑर्डर, अगर ऑर्डर एनसीईआरटी में प्रेजेंट है तो ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ऑर्डर से भी, तो ध्यान रखना, है ना। सर हाँ। ये जो एनसीईआरटी में ऑर्डर है ये तो बहुत कम दिया हुआ है। हाँ बस वही 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 ऑर्डर याद रखना। ठीक है। ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे, तो वही ऑर्डर आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है। वहीं ओके। से पूछेगा। देखो, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ऑर्डर पे या वैल्यू पे बेस, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, रैंडम नहीं। ठीक है। है ना। और ये जो होंगे ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, हमारे वीक, वीक होते हैं। ठीक है। फील्ड लिगेंड, ये क्या होते हैं, हमारे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। ओके गाइस, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन, आगे चले अपन। यस सर। ठीक है। अब देखो, ड्रॉबैक है, आप ध्यान रखना, है ना। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। VVT नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक नेचर। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है कि पारा, VVT से हम लोगों ने नहीं बता पा रहे हैं, है ना। और इन्होंने कलर भी नहीं बताया था, डू नॉट प्रिडिक्ट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सभी CFT से बताएंगे हम लोग, है ना। और हम लोगों ने ये भी नहीं बता पाया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड हमारा वीक है। क्लियर है सबको, है ना। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल VVT पे, जैसे ये है। तो आप लोग ट्राई करना, इसका फाइंड करना प्राइमरी वैलेंसी, सभी लोग क्वेश्चन लिखो। ये कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और आपको फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन, और आप इसका मैग्नेटिक नेचर बताओगे। और क्या हो सकता है, हाँ, मैग्नेटिक नेचर हो गया, हाँ, ज्योमेट्री बताओगे। इनर आउटर, है ना। इनर, इनर होगा कि आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, है ना। ये भी बताना आप लोग। और क्या हो सकता है क्वेश्चन इस पे। EN तो हम लोग कार्बोनिल का निकालते हैं, तो जब हम कार्बोनिल पढ़ेंगे तो वहां पे EN वैल्यू, वैसे EN निकाल लेना इसका भी, है ना।
इसका भी ईएन वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। वैसे ईएन जो है वैलिड है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो प्राइमरी सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक नेचर ज्योमेट्री आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन करेंगे इस पे, कैसे पेयरिंग होगा कैसे पेयरिंग नहीं होगा, डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ड्रॉ करके सारी डिटेल में करने वाला है। सर इसकी प्राइमरी Okay. वैलेंसी 2 है क्या? सेकेंडरी 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 4, बता। सेकेंडरी यस 4। यस, ठीक है। sp2d एस पी टू d इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रहे हैं, वैसे हम लोग डिटेल में करेंगे है ना, पूरा ऑर्बिटल ड्रॉ करके पूरा डिटेल में जाएंगे। आज ब्रीफ बता दे रहे हैं। आप ये बताओ, अगर ये Na2+ है तो निकेल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, केवल निकेल का बताओ पहले। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? sir 3d8 r 4s2। तो ये Na2+ हो गया ना, ये यहाँ पे क्या हो गया 3d8, ठीक है। और Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे डी है। अभी रफ बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे है ना, रफ में रफ देख लो आप लोग। ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा क्या हो गया 4p हो गया है ना, ठीक है। 1 2 3 4 ओके। सर डीएसपी कितने? 2 हो जाएगा। हाँ आप सही बताया आपने। 1 स्केल 2 चेंज हो 3 जाएगा। 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा हमारा, पेयरिंग कर जाएगा है ना। बोलो हाँ या ना। अगर ये पेयरिंग कर गया तो हमारी डी कैसी हो गई 3d, एक वैकेंट हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 हो गया, ये अपना 4s हो गया और ये अपना 4p है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल, कितना चाहिए हमें 4। तो ये 1 2 और 2p, तो ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन बताओ, dsp2 DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया। ज्योमेट्रिक बता दोगे तुरंत कितना हो गया, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और सर मैग्नेटिक इसका नेचर EAN 34 आ रहा है। 34 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी है ना। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सर है ना। डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ डाया मैग्नेटिक, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे डिटेल में है ना, अभी रफ बता रहे हैं ना। एंड और क्या बचा है बोलो। EAN ईएन, ईएन का फॉर्मूला बताओ आप लोग। ईएन आज कैलकुलेट कर लो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे है ना। ईएन बताओ, ईएन सर ईएन 37 क्या होगा। होगा इसका, एटॉमिक नंबर निकल का क्या होता है बताओ। 28 ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, इंटू इंटू 2। इंटू 2 कितनी आ रही है 20 प्लस 12, 26 प्लस 12 कितना आ रहा है 38। 8 इस हिसाब से क्या है वैसे तो सिडविक्स क्या सर बोलेगा। 26 प्लस 8 होगा ना, हाँ यस 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 यस, 34 हो जाएगा। 34 है ना 26। ये हो गया हमारा 26 प्लस 4 इंटू 2 इजकल टू 8, कितना आ गया 4 4 34। 34, तो 34 क्या कोई नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है 34 बताओ। no sir तो उस हिसाब से तो ये अनस्टेबल है, बट ऐसा होता नहीं है ना। ये कब वैलिड होगा ईएन, कार्बोनिल हो जैसे। कार्बोनिल के लिए होता है। हाँ इसके लिए नहीं होता है ना, बस आपने बोला तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये ईएन वैल्यू जो होगा ओनली फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, इसके लिए नहीं, ठीक है। उस हिसाब से तो ये अनस्टेबल हो गया है ना। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल करेंगे और सीएफटी की तरफ मूव कर जाएंगे है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ। ओके, क्लियर है ओके सबको। सर। ठीक यस है सर। सर इसके नोट्स भेज देना ग्रुप पर। ठीक है ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स meet in the सर next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling.